ओके स्टूडेंट, कल का जो प्रोजेक्टाइल समझाया था वो आप लोग को समझ में आ गया है? आप में से एनीवन जिन्होंने कल क्लास मिस कर दिया? कल क्या पढ़ाए थे प्रोजेक्टाइल में? इलास्टिक कोलिजन ऑफ प्रोजेक्टाइल विथ ए वॉल, राइट? उसका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना? मेडिकल में उतना टफ आएगा नहीं, पक्का नहीं आएगा, बट फिर भी समझ में तो आ गया है। अभी हेडिंग बनाइए, प्रोजेक्टाइल फ्रॉम इनक्लाइंड प्लेन। दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ प्रोजेक्टाइल। देखिए स्टूडेंट, ये मेरा कोई इनक्लाइंड प्लेन है, राइट? अब फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग पर्पस में इनक्लाइंड प्लेन का इस डायरेक्शन को एक्स एक्सिस मान लेते हैं। मेरा बाई एक्सिस ये रहेगा और ए एंगल और एंगल, इसके बीच का एंगल कितना रहेगा? 90 डिग्री। और प्रोजेक्टाइल को मैं यहाँ से प्रोजेक्ट कर रहा हूँ इस प्लेन पे। अल्फा एंगल बनाकर। तो डायग्राम तो ये रहेगा, करेक्ट? ए है ए, ये है बी, ये है सी। देखिए, एक एक्चुअल में 1990 से 2000 के बीच में एक कोई थ्योरी नहीं है। ये 1990 और 2000 के बीच में आईटी एडवांस का पहले 10 क्वेश्चन ही आता था, 1 क्वेश्चन 10 मार्क्स का सब्जेक्टिव। एक कभी 10 मार्क्स का सब्जेक्टिव क्वेश्चन रह चुका है आईटी में 1990 से, आपके जन्म से पहले का, 1990 से 2000 के बीच में। वही अब थ्योरी बना हुआ है। तो एक्चुअल में इसमें क्या क्या पूछा जा सकता है? इसमें पूछा जा सकता है कि फाइंड द रेंज अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन, मतलब ए से सी के बीच का डिस्टेंस, इज इट राइट? और क्या पूछा जा सकता है? फाइंड द मैक्सिमम हाइट विथ रेस्पेक्ट टू इंक्लाइंड प्लेन। मैक्सिमम हाइट विथ रेस्पेक्ट टू व्हाट? तो इंक्लाइंड प्लेन के रेस्पेक्ट में तो हाइट यही रहेगा ना। और AC क्या रहेगा? रेंज अलोंग व्हाट? इंक्लाइंड प्लेन। नहीं, हॉरिजॉन्टल एक्सिस तो ये है, हॉरिजॉन्टल प्लेन तो ये रहेगा, राइट? मेरा मेन प्लेन ये है हॉरिजॉन्टल प्लेन, बट मेरा हॉरिजॉन्टल के रेस्पेक्ट मेरा एक प्लेन है इंक्लाइंड प्लेन, उस पर मैंने प्रोजेक्ट किया है, राइट? तो ये है AC क्या है? रेंज अलोंग इंक्लाइंड प्लेन। और इसका नाम अगर D बोलते हैं तो BD क्या है? मैक्सिमम हाइट विथ रेस्पेक्ट टू प्लेन ऑफ पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन या विथ रेस्पेक्ट टू इंक्लाइंड प्लेन? इंक्लाइंड प्लेन। तो सर इसमें ये भी तो आ सकता है, यहाँ से देखिएगा, इस B का मैक्सिमम हाइट विथ रेस्पेक्ट टू दिस प्लेन, हॉरिजॉन्टल प्लेन। ये मेरी मर्जी है क्वेश्चन पूछने का, राइट? ये अगर मेरा हॉरिजॉन्टल प्लेन है तो इसके रेस्पेक्ट में भी तो पूछ सकते हैं। तब सर कैसे निकलेगा? तो वहाँ पे हम लोग, यहाँ देखिएगा, यहाँ इस, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट, तब उस केस में हम लोग इस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे। यहाँ से यहाँ तक क्या ड्रॉ करेंगे?
और तब क्या बन जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा। और अगर ए पता हो जाएगा तो ए निकल जाएगा, ठीक है। तो बाद में देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरा प्रोजेक्टाइल का पाथ ये रहेगा, डायग्राम बनाइए सब लोग। एंड वंस यू प्रोजेक्टेड द प्रोजेक्टाइल, तो ये हो गया मोशन अंडर ग्रेविटी। एक बार प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट कर दिए और कोई फोर्स अगर ऑपरेट नहीं हो रहा है, ये हो गया मोशन अंडर। तो क्या इंक्लाइंड प्लेन होने से, ये मेरा मेन ग्राउंड है, हॉरिजॉन्टल प्लेन, राइट, दिस इज माय ग्राउंड। तो प्लेन को इंक्लाइंड प्लेन होने से जी लगने का तरीका चेंज होगा, डायरेक्शन। तो इस पे अभी भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का डायरेक्शन क्या रहेगा, ऐसे ही रहेगा। ओके एवरीवन, यूएक्स बताइए तो क्या होगा। सर यू कॉस अल्फा एलॉन्ग मेरे सिलेक्टेड कोऑर्डिनेट सिस्टम में यू कॉस अल्फा और यू बाई क्या, यू साइन अल्फा। और व्हाट अबाउट एक्स, एक मिनट, एक ऑनलाइन स्टूडेंट का आंसर है कि एक्स इज 0। देखिए तो मैंने सही लिखा, डायग्राम बनाया, यह है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, करेक्ट। और ये मेरा क्या है, जी। ये एंगल बता पाएंगे, ये बीटा है तो क्या रहेगा, 90 माइनस बीटा। तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 90 प्लस बीटा हो जाएगा, इज इट राइट। तो आपका जी का एक्स एक्सिस के साथ एंगल क्या 90 डिग्री है या 90 प्लस बीटा है। वो हॉरिजेंटल प्रोजेक्टाइल में एक्स 0 था, यहाँ पे एक्स 0 रहेगा क्या, नहीं रहेगा, करेक्ट बोल रहा हूँ ना। आपके सामने डायग्राम ड्रॉ कर दिए, तो क्या यहाँ पे एक्स 0 बोलना सही रहेगा। तो एक्स कितना रहेगा, अब तो बता सकते हैं। इस वेक्टर को मैंने पैरेलली शिफ्ट कर दिया और एक्स एक्सिस के पे लाकर रख दिया, राइट। देन व्हाट द एंगल बिटवीन नेट एक्सेलरेशन वेक्टर एंड एक्स एक्सिस। तो क्या, और आपको कंपोनेंट ब्रेक करने के लिए एक ऐसा भी फार्मूला दिए हैं, उसका भी आप चाहेंगे तो यूज कर सकते हैं, ए कॉस थीटा, इज इट राइट, वेक्टर में। इस फार्मूला के हेल्प से हम लोग किसी भी डायरेक्शन, इनफाइनाइट डायरेक्शन में कंपोनेंट ब्रेक कर सकते हैं। तो एक्स इक्वल टू क्या लिखना सही रहेगा, जी का मैग्नीट्यूड कॉस 90 प्लस बीटा, एंगल बिटवीन योर गिवन वेक्टर एंड रिक्वायर्ड डायरेक्शन एंड अ स्मॉलर एंगल शुड बी टेकन। यही उस फार्मूला का खासियत था। तो कितना हो जाएगा, कॉस 90 प्लस बीटा कितना होता है, बोलिए। ट्रिग्नोमेट्री तो पढ़ा दिया गया ना आप लोग को, मैं तो पढ़ाया हूँ वेक्टर में। कॉस 90 प्लस बीटा इक्वल टू व्हाट, माइनस साइन बीटा, रिप्लाई करना है, करेक्ट। चलिए इसी वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट करके यहाँ ला सकते हैं, जी को किसी वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट करते हैं, वेक्टर विल नॉट चेंज, इट राइट। यहाँ देखिए ए एंगल बीटा, तो ए एंगल भी कितना बीटा, तो ये कितना रहेगा, ए लाइन और ए लाइन परपेंडिकुलर है, ए लाइन और ए लाइन, इज इट राइट। तो ए बीटा, तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस बीटा। चलिए ए लाइन कितना, ए एंगल कितना और ए एंगल कितना, तो कितना हो गया 180 माइनस बीटा। तो जी का अब अगर मुझे बाई कंपोनेंट, देखिए ए एंगल बड़ा है या ए एंगल बड़ा है, कौन सा एंगल बड़ा है, जी का वाई एक्सिस के साथ, पॉजिटिव वाई एक्सिस के साथ, ए बड़ा है ए छोटा है, राइट। दैट्स वाई कंपोनेंट ब्रेक करने के लिए इस फार्मूला का अगर यूज़ करते हैं तो कौन सा एंगल है, बिगर एंगल है स्मॉलर एंगल, स्मॉलर एंगल। दैट्स वाई क्या लिख सकते हैं, कॉस 180 माइनस बीटा, और कॉस 180 माइनस बीटा इक्वल टू व्हाट
बोलिए फर्स्ट माइनस कॉस बीटा होता है, राइट। यहां तक समझ में आ गया है। एक्स क्या रहेगा, माइनस जी साइन बीटा, ए वाई क्या रहेगा, माइनस जी कॉस बीटा। यहाँ पे एक्स जीरो तो नहीं है, तो जब एक्स जीरो नहीं है तो क्या यहाँ पे यू एक्स को कांस्टेंट वी एक्स को कांस्टेंट बोलेंगे। वो कौन सा प्रोजेक्टाइल में बोलते थे, वी एक्स कांस्टेंट, प्रोजेक्टाइल ऑन हॉरिजॉन्टल प्लेन। ये मेरा प्रोजेक्टाइल ऑन हॉरिजॉन्टल प्लेन है, प्रोजेक्टाइल ऑन इंक्लाइन प्लेन है, इंक्लाइन प्लेन है, तो यहाँ पे एक्स जीरो नहीं है, दैट्स व्हाई वी एक्स कांस्टेंट नहीं रहेगा। बट जो भी एक्सप्रेशन है वो टाइम के साथ वेरिएबल है या कांस्टेंट है, इसमें कोई भी वेरिएबल क्वांटिटी नजर आ रहा है भाई, इंक्लाइन प्लेन का बीटा तो कांस्टेंट ही रहेगा ना, राइट। अच्छा, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट, मान लेते हैं कि बीटा को जीरो कर देते हैं, मतलब इस प्लेन को ऐसा सोचिए कि प्लेन ऊपर उठ सकता है और नीचे आ सकता है, राइट। और इस प्लेन को खींच कर यहाँ पे ले आते हैं, बीटा जीरो कर देते हैं, तो एक्स कितना हो जाता, और नहीं लगता कि ऐसा एक प्रोजेक्टाइल हो जाता। इसका दिस वन इज मोर जनरलाइज, सारा फार्मूला बनाएंगे और बाद में बीटा जीरो कर देंगे, तो किसका रिजल्ट दे देगा, जो अभी तक हम लोग प्रोजेक्टाइल पढ़े हैं, ये राइट। इस डायग्राम को हटाएं, ये डायग्राम सिर्फ था एक्स और ए वाई निकालने के लिए, राइट। हेलो एवरीवन, ऑनलाइन स्टूडेंट, क्या इस डायग्राम को हटाएं। जितने भी ऑनलाइन क्लास कर रहे हो, आप लोग क्यों नहीं आते हो ऑफलाइन क्लास, क्या प्रॉब्लम है। ओके, हो जाएगा ना, इसको ड्रॉ कर लीजिए। तो यहाँ पे हम लोग डेटा कलेक्ट कर लेते हैं। यू एक्स कितना, यू कॉस अल्फ़ा, यू वाई कितना, यू साइन अल्फ़ा, और एक्स कितना, जी साइन बीटा, और ए वाई कितना, जी कॉस बीटा। ओके एवरीवन, मैं इसी डायग्राम से काम चला रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जब प्रोजेक्टाइल रहेगा तो उसका नेट वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या रहेगा, क्या देखिए तो सही लिख रहे हैं। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का डायरेक्शन के लिए उस पॉइंट पे पाथ पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, और ए वेक्टर क्या एक्स एक्सिस के पैरेलल हो गया, तो इस पॉइंट पे बी पॉइंट पे वेलोसिटी अगर लिखना चाहेंगे तो क्या इसका बाइक कंपोनेंट मिलेगा या बाइक कंपोनेंट जीरो हो जाएगा, बाइक कंपोनेंट जीरो हो जाएगा, बिकॉज वेलोसिटी वेक्टर किसके पैरेलल हो गया, मेरा कोऑर्डिनेट सिस्टम है एक्स एक्सिस का, राइट। तो क्या अभी भी यहाँ पे बोल सकते हैं वी बाई एट बी इक्वल टू जीरो, मैक्सिमम हाइट पे वी बाई एट बी इक्वल टू वाट, जीरो। ओके, यहाँ का कोऑर्डिनेट, ए का कोऑर्डिनेट मेरे कोऑर्डिनेट सिस्टम में जीरो जीरो है, और सी का कोऑर्डिनेट क्या रहेगा बोलिए तो, पॉइंट सी पे बाई कोऑर्डिनेट जीरो, एक्स एक्सिस है, राइट। टाइम ऑफ फ्लाइट। ओके एवरीवन, आपके पास एक्सेशन कांस्टेंट के लिए एक्स मोशन और वाई मोशन मिलाकर कितना इक्वेशन आता है हाथ में, 6, उसमें 4 में टाइम होता है, राइट। उस 4 में से किस इक्वेशन से टाइम निकलेगा यहाँ पे, रफ में लिखिए और चेक कीजिए, बताइए। 4 इक्वेशन में टाइम है ना,
देखिए एक इक्वेशन में तो इसमें टाइम है, राइट, इससे क्या टाइम ऑफ फ्लाइट निकलेगा, आपको फाइनल भी एक्स पता है, तो एक इक्वेशन दो अननोन, और यहाँ पे एक टर्म रहेगा, टाइम रहेगा यहाँ पे, बट ये मेरे काम का नहीं रहेगा टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए। फिर डेल्टा एक्स इक्वल टू यू एक्स टी, ये तो दिमाग में घूम जाना चाहिए। क्या फाइनल एक्स आपको पता है? नहीं पता है, और टी भी नहीं पता है, सॉल्व होगा। वी वाई इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी, क्या यहाँ से निकलेगा? फाइनल वी वाई पता है, मुझे तो नहीं पता है। यहाँ पे भी क्या रहेगा वो तो नहीं पता है, राइट, दैट्स वाई ये भी मेरे काम का अभी तक नहीं है। बट व्हाट अबाउट डेल्टा वाई यू वाई टी अब प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, फाइनल वाई जीरो इनिशियल वाई जीरो, मतलब डेल्टा वाई जीरो, ये पता है, तो सिर्फ कितना अननोन रह जाएगा? 1। ऐसे ही तो सिखाया था डिसाइड करने के लिए, राइट। तो कौन सा इक्वेशन मेरे टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए रिलेवेंट रहेगा? यहाँ पे ये रहेगा, करेक्ट। अच्छा स्टूडेंट, प्रोजेक्टाइल मोशन में पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन और पॉइंट ऑफ स्ट्राइक पे स्पीड डिफरेंट रहता है या सेम रहता है? तो यहाँ पे जो स्पीड रहेगा वही स्पीड यहाँ पे रहेगा, गलत। वो प्रोजेक्टाइल ऑन हॉरिजॉन्टल प्लेन था, कहाँ था? प्रोजेक्टाइल ऑन, मैं जानबूझ के पहले अपने आप को गलत किया, वो था प्रोजेक्टाइल ऑन हॉरिजॉन्टल प्लेन, राइट। हॉरिजॉन्टल प्लेन से हाइट अगर सेम रहेगा तो स्पीड सेम रहेगा, राइट। बट यहाँ पे क्या प्रोजेक्टाइल ऑन हॉरिजॉन्टल प्लेन पढ़ा रहा हूँ या प्रोजेक्टाइल ऑन इंक्लाइंड प्लेन? कौन सा टीचर कौन सा बात किसके रेस्पेक्ट में किए हैं वो शॉर्ट नोट्स में इंपॉर्टेंट रहेगा। मैंने वो बात किसके रेस्पेक्ट में बोला था? प्रोजेक्टाइल ऑन हॉरिजॉन्टल प्लेन। एक कौन सा प्रोजेक्टाइल है? प्रोजेक्टाइल ऑन इंक्लाइंड प्लेन। यहाँ पे जब तक आप चेक नहीं करेंगे तब तक कैसे बता सकते हैं, राइट। और यहाँ पे मुझे जहाँ तक इंट्यूशन लग रहा है कि ए और सी पे स्पीड सेम नहीं होने वाला है, एक बार चेक कर लेंगे, राइट। ओके, तो अब तो एक क्लियर होगा कि इस इक्वेशन को लगाएंगे, डेल्टा वाई इक्वल टू यू बाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, और डेल्टा वाई क्या हो जाएगा एवरीवन? 0। तो यू बाई टी अब प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, और इसी का नाम आगे चलकर क्या बोल देंगे? टाइम ऑफ फ्लाइट। तो यहाँ पे कॉमन क्या ले लीजिए? टी एफ, तो क्या बचेगा? यू वाई प्लस हाफ ए वाई टी एफ इक्वल टू 0। तो यहाँ से दो वैल्यू आएगा, एक तो वैल्यू ए मिलेगा और एक वैल्यू में क्या मिलेगा? टी एफ इक्वल टू -2u बाई ए वाई। इज इट राइट? करेक्ट है ना? पहले इसको जीरो करेंगे फिर इस ब्रैकेट को जीरो करेंगे। ये मेरे लिए सही सोल्यूशन नहीं रहेगा, बिकॉज कोई इवेंट हो रहा है तो कुछ तो टाइम खर्च होगा। दैट्स व्हाई कौन सा वैल्यू को सिलेक्ट करेंगे? इस वैल्यू को, और इस वैल्यू से टाइम ऑफ फ्लाइट इसी को कैपिटल टी से इंडिकेट कर देते हैं, ठीक है। -2 यू बाई का वैल्यू कितना है? यू साइन अल्फा, और ए वाई का वैल्यू कितना है वहाँ पे? -g कॉस बीटा। समझ गया? माइनस माइनस बिकम्स प्लस। यहाँ पे अल्फ़ा क्या है और बीटा क्या है ये जानना आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। अल्फ़ा क्या है? एंगल ऑफ प्रोजेक्शन विथ रिस्पेक्ट टू इंक्लाइंड प्लेन, और बीटा क्या है? एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन ऑफ इंक्लाइंड प्लेन, एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन ऑफ विथ रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल प्लेन। ये लिख लीजिएगा फार्मूला में कि अल्फ़ा क्या है और बीटा क्या है। इसको हटाएं। इस तरफ का पार्ट हो गया एवरीवन।
बोलिए। तो यहाँ पे टाइम ऑफ एसेंट विथ रेस्पेक्ट टू इंक्लाइन प्लेन में सोच रहा हूँ। क्या मैक्सिमम हाइट विथ रिस्पेक्ट टू इंक्लाइन प्लेन बी पे v/0 हो सकता है? v/b इसके इंक्लाइन प्लेन के रेस्पेक्ट में तो मैक्सिमम हाइट यही है। तो इंक्लाइन प्लेन के रेस्पेक्ट में अगर सोचते हैं यहाँ इस प्लेन के रेस्पेक्ट में, तो यहाँ से यहाँ तक क्या ऊपर जाना और यहाँ से यहाँ तक व्हाट, तो इंक्लाइन प्लेन के रेस्पेक्ट में जब तक ऊपर हाइट अटेंड कर रहे हैं तो उसको बोलेंगे टाइम ऑफ एसेंट, और जब हाइट कम होगा तो क्या बोलेंगे टाइम ऑफ डिसेंट। तो एट मैक्सिमम हाइट मतलब एट पॉइंट बी v को क्या रखेंगे 0, ई क्या रहेगा आपके सामने है यू साइन अल्फा, ए कितना है -g cos बीटा इंटू व्हाट टाइम ऑफ एसेंट कितना हो गया एवरीवन। तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट विथ रेस्पेक्ट, ये जो टाइम ऑफ फ्लाइट है विथ रेस्पेक्ट टू इंक्लाइन प्लेन, करेक्ट, जहाँ पे वापस इंक्लाइन प्लेन पे वो गिर रहा है, करेक्ट ना। तो टाइम ऑफ डिसेंट यहाँ से निकल जाएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट में से टाइम ऑफ एसेंट को माइनस कर देंगे, तो इसमें से अगर इसको माइनस कीजिएगा तो आपको यही बचेगा, सही है ना। दिस माइनस दिस इक्वल टू दिस, ठीक है। इसका मतलब इस केस में भी टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट डिफरेंट है विथ रिस्पेक्ट टू इंक्लाइन प्लेन या सेम है, सेम है। रेंज का मतलब रेंज ऑन इंक्लाइंड प्लेन, रेंज ऑन इंक्लाइंड प्लेन के लिए क्या बताए थे, डेल्टा एक्स का मॉडुलस, इज इट राइट, डेल्टा एक्स या मॉडुलस ऑफ डेल्टा एक्स। तो पहले डेल्टा एक्स निकाल लेते हैं। डेल्टा एक्स इक्वल टू क्या लिखिएगा यू एक्स टी प्लस एक्स टी स्क्वायर। हॉरिजेंटल प्लेन का रेंज बहुत आसान था, बोलिए क्यों, ए टर्म 0 होता था, बट यहाँ पे ए टर्म 0 होगा नहीं होगा, मतलब थोड़ा काम करना पड़ेगा, इज इट राइट। दैट्स वाई डेल्टा एक्स इक्वल टू, अब यहाँ पे रेंज निकालने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या टाइम के लिए क्या वैल्यू पुट करेंगे, बोलिए टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज निकालने के लिए टाइम ऑफ मतलब कहाँ से कहाँ तक का मैं बात कर रहा हूँ, ए से सी, तो ए से सी तक जाने का टाइम को हम लोग क्या नाम दे रहे हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो इसमें टाइम ऑफ फ्लाइट पुट करें तो यू एक्स का वैल्यू कितना यू साइन अल्फा, और टाइम ऑफ फ्लाइट का वैल्यू कितना, मैं यहाँ पे टाइम ऑफ फ्लाइट पुट कर रहा हूँ, बोलिए 2u, सॉरी यू एक्स का वैल्यू यू कॉस अल्फा और 2u साइन अल्फा, अब बाई कितना जी कॉस बीटा, अब प्लस हाफ एक्स का वैल्यू कितना, कुछ तो आया होगा, टी स्क्वायर। एक काम करते हैं, आपका कैलकुलेशन थोड़ा और आसान बना देते हैं, इसमें टी को कॉमन ले लेते हैं, थोड़ा आसान कैलकुलेशन हो जाएगा, ठीक है। यू एक्स अब प्लस हाफ एक्स इंटू टी, अब वैल्यू पुट करते हैं 2u साइन अल्फा बाई जी कॉस बीटा, ये मैंने किसका वैल्यू पुट कर दिया एवरीवन, टाइम ऑफ फ्लाइट का, u कॉस अल्फा अब प्लस हाफ एक्स का वैल्यू कितना है जी साइन बीटा, राइट, और t का वैल्यू कितना है 2u साइन अल्फा बाई
कॉस बीटा। क्या इस 2 से इस 2 को कैंसिल कर दें? यहाँ पे और भी कुछ टर्म, जी से जी को कैंसिल कर दें एवरीवन? कुछ कॉमन आ सकता है सर, यहाँ पे u और यहाँ भी u है, बाहर निकाल सकते हैं राइट। अब बाहर आएगा तो यहाँ पे ऑलरेडी पहले से u है, तो क्या डायरेक्ट 2u² लिख दें? 2u² साइन अल्फा बाई, ये तो आप लोग पकड़ पाएंगे ना कि कहाँ से 2u² हो गया। तो अंदर में क्या बचेगा? कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा और डिवाइडेड बाई कॉस बीटा। क्या सही है? एलसीएम क्या यहाँ पे कॉस बीटा ले सकते हैं? ले सकते हैं ना। 2u² साइन स्क्वायर अल्फा बाई जी कॉस बीटा कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा और डिवाइडेड बाई कॉस बीटा। ऐसा ट्रिग्नोमेट्री में कोई फार्मूला पढ़े हैं? दिस माइनस दिस, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, राइट, इक्वल टू व्हाट? यस, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी। इसको हटाएं। तो डेल्टा एक्स कितना आ गया? 2u² साइन अल्फा कॉस अल्फा प्लस बीटा और डिवाइडेड बाई जी कॉस स्क्वायर बीटा। और यही तो मेरा रेंज है। इसका मॉडुलस भी लेने का रिक्वायरमेंट है, फिर भी ले लेते हैं। 2u² साइन अल्फा कॉस अल्फा प्लस बीटा डिवाइड बाई जी कॉस स्क्वायर बीटा। अब आप लोग को एक टास्क देता हूँ, रफ में थोड़ा काम कीजिए। तो इस एक्सप्रेशन में बीटा इक्वल टू 0 करके देखिए तो क्या आता है। रफ में काम कर लीजिए। साइड में बीटा इक्वल टू 0 करते हैं तो ए वैल्यू क्या 1 हो जाएगा? यहाँ देखिएगा, बीटा 0 करते हैं तो ए वैल्यू को 1 कर दें। कॉस स्क्वायर 0, कॉस 0 कितना 1, तो नीचे क्या बचेगा जी, और यहाँ पे ए क्या बचेगा कॉस अल्फा और साइन और तो क्या 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा को क्या साइन 2 अल्फा लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा u² साइन 2 अल्फा बाई जी। ये कौन सा रेंज था? रेंज ऑन हॉरिजेंटल प्लेन, राइट। तो अभी तो बताया था कि इसमें बीटा 0 कीजिएगा तो सारा रिजल्ट किसका मिल जाएगा? हॉरिजेंटल प्लेन का, करेक्ट ना। जिसे बीटा 0 करके प्रूफ कर दिया कि देखिए एक्चुअली वो वैल्यू आता है, करेक्ट। तो देखिए आज के डेट में सारे टीचर इसको थ्योरी बना के पढ़ाते हैं, बट दिस इज़ द क्वालिटी ऑफ IIT एडवांस। जब उस टाइम का ये कोई थ्योरी नहीं था, एक प्रॉब्लम था 10 मार्क्स का, तो बच्चे उस टाइम पे इसको बना रहे होंगे और उनको बस क्या कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। जो भी स्टूडेंट इसमें फुल मार्क्स लाए होंगे उनको बस 2 डायमेंशनल मोशन का एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट निकालने के लिए आता होगा। मैं भी क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, कोई थ्योरी है या प्रॉब्लम ही सॉल्व कर रहे हैं। डेल्टा एक्स निकाल रहे हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल रहे हैं, और क्या निकाल रहे हैं? मैक्सिमम हाइट के लिए जो होगा दैट इज जस्ट 2 डायमेंशनल मोशन। ये क्या है? जस्ट 2 डायमेंशनल मोशन। इसका तो बाय द वे अगर मुझे IIT एडवांस के एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि मेडिकल का नाम नहीं ले रहा हूँ, ये मेडिकल में इस टाइप का क्वेश्चन पूछने का चांस 0%, इसलिए मेडिकल वाले बच्चों खुश रहिए। इसको ऑप्शनल करके रख सकते हैं बाद में रिवीजन के टाइम पे, क्योंकि आपको 1 मिनट में इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, ठीक है ना। ओके
नाउ एच मैक्स, करेक्ट, एच मैक्स विथ रेस्पेक्ट टू इंक्लाइन प्लेन। तो क्या हम लोग ये फार्मूला लगा सकते हैं, वी वाई स्क्वायर इक्वल टू यू वाई स्क्वायर प्लस 2ay डेल्टा वाई, और एच मैक्स का मतलब है इंक्लाइन प्लेन के रेस्पेक्ट में, एच मैक्स का मतलब मैं बी का बात कर रहा हूँ, किस पॉइंट का बात कर रहे हैं, बी का ना, यू वाई स्क्वायर प्लस 2ay डेल्टा वाई, ए वैल्यू कितना रहेगा बी पे 0, यू वाई स्क्वायर प्लस 2ay डेल्टा वाई, तो डेल्टा वाई कितना हो जाएगा माइनस यू वाई स्क्वायर बाई 2ay। अब वैल्यू पुट कर दें, और ये जो डेल्टा वाई का मॉडुलस रहेगा वही तो मेरा एच मैक्स रहेगा। तो अगर मॉडुलस लेंगे तो क्या लिखेंगे, करेक्ट, बाई टेकिंग मॉडुलस सारा कुछ पॉजिटिव हो जाएगा। यू वाई का वैल्यू कितना था, यू साइन अल्फा, तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2, और ए बाई का वैल्यू कितना था माइनस जी कॉस बीटा, तो मॉडुलस लेंगे तो जी कॉस बीटा हो जाएगा। दिस इज द एच मैक्स। इसमें भी सेम, अगर बीटा को 0 करते हैं तो एच मैक्स आपका क्या रहेगा, हॉरिजॉन्टल प्लेन का प्रोजेक्टाइल का यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा बाई जी, बिकॉज ये टर्म कितना बाई 2g, ये टर्म कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 3 चीज़ आपसे पूछा जा सकता है, बट इसमें सबसे इंटरेस्टिंग ये रहेगा, यहाँ तक आइए, 99% चांस रहेगा इस टाइप ऑफ क्वेश्चन में क्या पूछने का, रेंज ऑन इंक्लाइन प्लेन, टाइम ऑफ फ्लाइट और मैक्सिमम हाइट विथ रिस्पेक्ट टू इंक्लाइन प्लेन, करेक्ट। तो ये 3 तो हम लोग भूल भी गए तो डिराइव कर लेंगे, लेकिन ज़्यादा बेटर रहेगा कि डायग्राम बना के शॉर्ट नोट्स में रख लीजिएगा, डायग्राम बना के शॉर्ट नोट्स में आपको रख लेना है, ठीक है। इसको हटाएं, ऑनलाइन स्टूडेंट आप ही लोग से पूछते रहते हैं हटाए या नहीं हटाए, क्योंकि यहाँ पे तो मैं देखते ही रहता हूँ। हो गया, चलिए हम लोग का इस पार्ट का थ्योरी क्लियर हो गया, बट बी का अगर हॉरिजॉन्टल प्लेन से अगर हाइट पूछा जाएगा आप कैसे निकालिएगा, बी का अगर हॉरिजॉन्टल प्लेन से अगर हाइट पूछा जाएगा तो कोई आइडिया बिना फिजिक्स का। देखिए यहाँ से यहाँ तक का तो डिस्टेंस पता है, 9th क्लास का यूज करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री तो 9th क्लास में पढ़े हैं, राइट एंगल ट्रायंगल, यहाँ से यहाँ तक का तो पता है ना r/2, राइट, और ए एंगल तो पता हो जाएगा, ए अगर 90 माइनस बीटा है तो भी क्या रहेगा 90 माइनस बीटा, और एच मैक्स तो पता है, बी से डी का भी जस्ट वैल्यू निकाले हैं, तो क्या है वहाँ से ए निकाल लेंगे, करेक्ट। और इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट अगर ए पता है तो ए भी तो पता हो जाएगा एवरीवन, अगर एच पता है और ए एंगल पता है तो क्या राइट एंगल ट्रायंगल के यूज से ए निकल जाएगा ना, और ए पता है, अगर यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू पता है और ए पता हो गया इसके हेल्प से, राइट, तो क्या यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू निकल जाएगा, क्या उसके हेल्प से एक निकाल लेंगे। फिर से एक बार, एच मैक्स के हेल्प से क्या हम लोग इस पॉइंट का नाम बोलते हैं एम डी, तो क्या बी एम
और एम डी निकल जाएगा इसके हेल्प से, किस ट्रायंगल के हेल्प से, नाम पढ़िए, बी डी एम, इसके हेल्प से हम लोग को ए वैल्यू भी निकल जाएगा और ए वैल्यू भी निकल जाएगा। तो ए वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, तो अब यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू है r/2, और ए वैल्यू निकल गया है, तो क्या ए वैल्यू निकल जाएगा। और जब ए वैल्यू आपके हाथ में आ गया तो इस ट्रायंगल के हेल्प से क्या ए नहीं निकाल पाएंगे, तो और बस उसको इस दिस प्लस दिस कर देंगे बिना फिजिक्स का यूज़ किए हुए, करेक्ट। मतलब हम लोग दो ट्रायंगल का यूज़ करेंगे, ट्रायंगल ए बी जी और ट्रायंगल बी एम टी, और उसके हेल्प से हम लोग ए हाइट बता सकते हैं। कब, जब अगर क्वेश्चन अगर पूछा गया कि फाइंड द हाइट ऑफ पॉइंट बी विथ रिस्पेक्ट टू हॉरिजेंटल प्लेन या विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये तो इंक्लाइन प्लेन है ना, तो हम लोग दो ट्रायंगल का यूज़ करेंगे। यहाँ तक का काम फिजिक्स का हो गया, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री का हेल्प ले लेंगे और वहाँ से वैल्यू निकाल लेंगे, करेक्ट ना। आप लोग भी नोट कर लीजिए, काम में आएगा। नोट करके सिर्फ ए लिख लीजिए, हाउ कैन वी फाइंड आउट बी जी। अब बी जी क्या है, हाइट ऑफ मैक्सिमम पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, करेक्ट। इज इट कंपलसरी कि इंक्लाइन प्लेन पे ऑलवेज नीचे से प्रोजेक्ट कर सकते हैं, ऊपर से भी तो प्रोजेक्ट कर सकते हैं, राइट। तो अभी जो मैंने थ्योरी आपको पढ़ाया प्रॉब्लम बनाकर, और नीचे से ऊपर प्रोजेक्ट कर रहे थे। अब अगर इंक्लाइन प्लेन पे ऊपर से अगर नीचे की तरफ प्रोजेक्ट करते हैं, अब पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन यू है और पॉइंट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन अगर अल्फा है, तो घर से इसको सॉल्व करके लाना है। क्या क्या सॉल्व करना है, एच मैक्स हो जाएगा ना, कंपोनेंट ब्रेक करके, सबका कॉपी चेक करूंगा, बना के आइएगा। एच मैक्स विथ रेस्पेक्ट टू इंक्लाइंड प्लेन, और क्या निकालना है, टाइम ऑफ फ्लाइट। जो अभी आपने डिराइव किया उससे मैच नहीं करेगा, वजह यहाँ पे नीचे से प्रोजेक्ट कर रहे थे तो ये बीटा था, अब यहाँ पे एंगल कितना रहेगा, 90 माइनस बीटा। ए बीटा है एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन ऑफ इंक्लाइन प्लेन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, राइट। तो ये एंगल कितना रहेगा, 90 माइनस बीटा। इसको दोबारा सॉल्व करना पड़ेगा आपको, करेक्ट ना। और क्या निकालना है, रेंज ऑन इंक्लाइंड प्लेन। चलिए अब इसमें एक क्रॉस चेक करना चाहते हैं। यहाँ देखिएगा, मतलब मैंने आपको एक प्रॉब्लम दे दिया घर पे बनाने के लिए, ठीक है, फॉर बेटर प्रैक्टिस। अच्छा स्टूडेंट, ये जो मैं थ्योरी पढ़ा रहा था उसमें मुझे चाहिए मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी एट सी। इसमें एक लास्ट पॉइंट, फाइंड आउट मैग्नीट्यूड ऑफ, इस फिगर के लिए मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी एट सी फाइंड आउट कीजिए। क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, सी पे वेलोसिटी का x कंपोनेंट इंटू y, अब सी पे वेलोसिटी का y कंपोनेंट इंटू z,
तो अगर मुझे x कंपोनेंट और y कंपोनेंट निकल जाएगा तो हम लोग इसका वैल्यू निकाल लेंगे जस्ट लाइक दिस। रूट ओवर, राइट। बोले यहाँ पे टाइम के बदले क्या पुट करना चाहिए? टाइम ऑफ फ्लाइट। सी पे जाने का मतलब ए से सी तक का टाइम कितना था? टाइम ऑफ फ्लाइट। यू एक्स कितना था? यू कॉस अल्फा। एक्स कितना था? माइनस जी साइन बीटा था ना। और टाइम ऑफ फ्लाइट कितना था? 2u साइन अल्फा बाई जी कॉस बीटा। ये को कॉमन ले लीजिए तो क्या हो जाएगा? कॉस अल्फा कॉस बीटा और माइनस 2 साइन अल्फा साइन बीटा और डिवाइडेड बाय कॉस बीटा। ये कोई फार्मूला नहीं है, इसको फार्मूला नहीं बनाना है, ठीक है। अभी जितना आपको लेंदी दिख रहा है, जब एक मिनट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो अल्फा और बीटा का वैल्यू दिया रहेगा ना, समथिंग लाइक 30 डिग्री 60 डिग्री। आई को वैल्यू भी दिया रहेगा तो ये कैलकुलेट करके एकदम कॉम्पैक्ट हो जाएगा। जितना यहाँ पे बड़ा दिख रहा है उतना बड़ा रहेगा नहीं, राइट। बट निकालने का तरीका तो समझ में आ गया कि कैसे निकालेंगे। जस्ट इस फार्मूला का यूज करेंगे। दिस इक्वल टू व्हाट? यू बाई अ प्लस ए वाई इंटू टी। यू बाई कितना? यू साइन अल्फा। ए बाई कितना था एवरीवन? माइनस जी कॉस बीटा था, राइट। और टाइम ऑफ फ्लाइट 2u साइन अल्फा बाई जी कॉस बीटा। कितना हो जाएगा? जो कॉमन ले सकते हैं उसको कॉमन लीजिए। यहाँ पे क्या कॉमन ले सकते हैं? u साइन अल्फा। यू साइन अल्फा को बाहर निकाल लेते हैं तो कितना होगा? कॉस बीटा अब माइनस 2 कॉस बीटा और डिवाइड बाय, देखिए तो मैंने सही लिखा। हाँ या ना? सब कुछ एक साथ कर दिया, एलसीएम भी ले लिया, कॉमन भी निकाल लिया, राइट। और उसके बाद तो कॉस बीटा माइनस 2 कॉस बीटा, क्या सही है? यहाँ देखिएगा, इसमें यहाँ पे एलसीएम क्या, जी से जी को कैंसिल कर दिया, राइट। कॉमन क्या ले लिया? यू साइन अल्फा, यू साइन अल्फा, यहाँ पे 1 बचा। एलसीएम क्या लिया? कॉस बीटा। तो क्या हो जाएगा? कॉस बीटा माइनस 2 कॉस बीटा। दिस इक्वल टू व्हाट? ऊपर वाले टर्म के बदले बोलिए माइनस कॉस बीटा, और माइनस कॉस बीटा बाई कॉस बीटा, -1 बचा कितना? माइनस यू साइन अल्फा। ठीक है, क्या बचा? माइनस यू साइन अल्फा। हाँ, यस, ये तो यहाँ से ही काम चल जाता। ओहो, बिगाड़ में उतना काम किया गया, राइट। ले देकर आएगा तो ये यहाँ पे भी कैंसिल कर सकते थे तो और शॉर्ट हो जाता। ठीक है, चलिए यू वाई निकाल,
वेलोसिटी का बाई कंपोनेंट एट सी निकालने का कोई और तरीका? तो बाई मोशन में दो इक्वेशन में वी वाई आता है, राइट। यहाँ पे ये भी तो कर सकते थे, वी वाई स्क्वायर इक्वल टू यू वाई स्क्वायर प्लस 2ay डेल्टा वाई, हाँ या ना? बोलिए हाँ। और ए से सी के बीच में डेल्टा वाई क्या रहेगा? 0। तो ये टर्म क्या है होता? 0। तो वी वाई इक्वल टू क्या रहता? प्लस माइनस यू वाई, हाँ या ना? तो प्लस कब लेंगे? जहाँ पे प्रोजेक्ट कर रहे हैं। माइनस कब लेंगे? जब यहाँ पे था मेरे कोऑर्डिनेट सिस्टम में जहाँ पे प्रोजेक्ट किए हैं तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, और यहाँ पे आएगा तो ऐसे रहेगा ना वेलोसिटी। तो मेरे कोऑर्डिनेट सिस्टम के अकॉर्डिंग 21 क्वाड्रेंट में चला जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट। दैट्स वाई सी पे क्या रहेगा? माइनस यू साइन अल्फा, और ए पे क्या रहेगा? प्लस यू साइन। यहाँ से और शॉर्टकट हो जाता है। तो जो लोग मेडिकल वाले साइड के हैं वो इस एग्जाम्पल को थोड़ा ऑप्शनल रख सकते हैं, बट प्लीज़ जो लोग इंजीनियरिंग साइड के हैं तो घर पे इस दोनों को प्रॉब्लम ही मानिए आप। और आई विल सजेस्ट यू कि एक बार नीचे से ऊपर के प्रोजेक्ट करने के लिए या एक बार ऊपर से नीचे के प्रोजेक्ट करने के लिए घर पे इसको प्रॉब्लम मानकर एटलीस्ट 1 मोर टाइम घर पे रफ कीजिएगा, जो इंजीनियरिंग साइड का है, तब जाकर आपको और भी समझ में आ जाएगा। करेक्ट ना? एक बार नीचे से ऊपर, एक बार अब मेडिकल वाले बच्चे बिल्कुल छोड़ दीजिएगा, ठीक है। आप यहाँ पे इस चीज़ को देख लीजिए, वही काफ़ी है। इसको हटाएं, ठीक है। चलिए, दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ काइनेमेटिक्स, रिलेटिव मोशन। और रिलेटिव मोशन के अंदर ही आ जाएगा प्रोजेक्टाइल फ्रॉम मूविंग फ्रेम। तो गाड़ी पे चल रहे हैं, वहाँ से प्रोजेक्ट कर रहे हैं, राइट। तो सब क्या किसके अंदर आ जाएगा? या अम्ब्रेला वाला प्रॉब्लम कि बारिश ऐसे हो रहा है तो पानी ऐसे गिर रहा है तो अम्ब्रेला कैसे रखे हैं, राइट। तो सब किसका है? या स्विमर प्रॉब्लम, अगर रिवर का फ्लो ऐसे है तो हम लोग कैसे नाव को लेके जाएं फेरी को। दैट्स वाई कि हम लोग डायरेक्ट नॉर्थ गुवाहाटी से साउथ गुवाहाटी पहुंच सकते हैं, करेक्ट। ये सब क्या आ जाएगा? या एरोप्लेन, भाई फेरी किस में चलेगा? पानी पे। क्या है? फ्लूइड। एरोप्लेन वो भी तो फ्लूइड। इसका मतलब कि फेरी और मतलब स्विमर का प्रॉब्लम, या बोट और रिवर का प्रॉब्लम, या एरोप्लेन और एयर का प्रॉब्लम अलग कैटेगरी का रहेगा या सेम कॉन्सेप्ट? डिट्टो सेम कॉन्सेप्ट रहेगा, करेक्ट। टॉपिक का हेडिंग क्या बन गया? रिलेटिव मोशन। एक मिनट, अब इसको स्टार्ट करने से पहले थोड़ा माहौल बनाना पड़ेगा, बहुत इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अच्छा, मान लेते हैं कि आप अर्थ पे हैं, तो जो भी आपका ऑब्जर्वेशन रहेगा या जो वैल्यू लीजिएगा वो किसके रेस्पेक्ट में लीजिएगा? मंगल ग्रह के रेस्पेक्ट में या अर्थ के रेस्पेक्ट में? बोलिए भाई, अर्थ के रेस्पेक्ट में। इसका मतलब ये हुआ कि सर जहाँ पे मैं रहूँगा उसी के रेस्पेक्ट में सारा वैल्यू लेना है। कौन कौन सा? डिस्प्लेसमेंट भी उसी फ्रेम के रेस्पेक्ट में। फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब ऐसा नहीं कोई आपके लिए बनाया घर रहेगा, मतलब जहाँ पे रहकर आप चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे हैं, दैट इज योर फ्रेम ऑफ रेफरेंस। दैट इज योर व्हाट? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो जिस फ्रेम में, तो फ्रेम में कौन रहेगा? ऑब्जर्वर, जो प्रॉब्लम को देख रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है, राइट। तो एक्चुअली जिस फ्रेम में आप हैं उसी के रेस्पेक्ट में डिस्प्लेस, अगर किसी फ्रेम के रेस्पेक्ट में डिस्प्लेसमेंट लेते हैं, करेक्ट। फॉर एग्जाम्पल
मान लेते हैं कि ये ब्रह्मपुत्रा है, राइट। और इंडिया में सबसे ज़्यादा इसी रिवर का करंट का फ्लो है, स्पीड ऑफ वाटर सबसे ज़्यादा, बहुत हाई करंट है इसका। और जीके में पहले हम लोग रटते थे सबसे लंबी नदी ये है। तो मान लेते हैं कि मैंने यहाँ पे एक पॉइंट लिया नॉर्थ गुवाहाटी का, एक साउथ गुवाहाटी का, नदी का दो किनारा, बैंक ऑफ द रिवर, राइट। और यहाँ से यहाँ तक ये मेरा डिस्प्लेसमेंट रहा डेल्टा बाई, इसको एक्स एक्सिस बना लेंगे, इसको एच बनाओ, इससे प्रॉब्लम सब पे प्रॉब्लम रहेगा, जितना भी चीज़ पढ़ा रहे हैं सब पे एक एक प्रॉब्लम रहेगा, दो दो प्रॉब्लम, ठीक है। तो आपने जो पॉइंट ए और बी लिया वो पानी में लिए या ग्राउंड पे लिए? यस। और ग्राउंड आपका मूव नहीं कर रहा है। अब ऐसा नहीं कि सर अर्थ तो घूम रहा है, तो अर्थ के साथ आप भी घूम रहे हैं, बट हम लोग को पता नहीं चल रहा है। 24 आवर में हम लोग बहुत सारा चक्कर लगा के आ चुके होते हैं, नहीं ऑलमोस्ट। अगर आप इक्वेटर पे, हम लोग इक्वेटर पर नहीं हैं, इक्वेटर पे वेस्ट इंडीज वगैरह है, करेक्ट, जहाँ पे डायरेक्टली सनलाइट परपेंडिकुलरली फॉल करता है। एनीवे, तो एक्चुअल में अच्छा अर्थ तो मूव कर रहा है, बट आप अगर बैठे हुए हैं, अच्छा तो मैं आपको देख रहा हूँ तो आप मूव नहीं कर रहे हैं, बट आप तो मूव कर रहे हैं। तो सर हम लोग जिस फ्रेम में हैं उस फ्रेम के रेस्पेक्ट मैं जब ऑब्जर्व कर रहा हूँ तो मेरा ऑब्जर्वेशन ऐसा रहा कि यहाँ से रे ऑफ लाइट, पोजीशन वेक्टर, राइट। तो मेरे रेस्पेक्ट में आपका पोजीशन वेक्टर चेंज हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है, बट हम दोनों मोशन में है। कोई अगर मंगल ग्रह से देखेगा तो करेक्ट, क्योंकि अर्थ मूव कर रहा है, बट मैं जहाँ से देख रहा हूँ तो मैं भी रेस्ट में हूँ और आप भी रेस्ट में हैं। मान लेते हैं कि अगर मैं मूव करते रहूँगा और सिर्फ आपको देखते रहो, खुद को नहीं देखूँगा, क्या देखूँगा? आपको देखते रहूँगा, तब मुझे आप मोशन में नजर आएगा, जबकि मोशन में हूँ। ये बहुत बार होता है, ट्रेन में जब बैठिएगा ना, अब प्लेटफॉर्म को एकदम जाने के टाइम पे कभी कहीं जा रहे हैं तो बड़ा उदास रहता है मन, नहीं किसी को छोड़ कर जा रहे हैं तो आप ऐसे खिड़की के पास बैठे हुए हैं, प्लेटफॉर्म को देख रहे हैं, अच्छा अब जाना पड़ेगा, और अचानक से लगेगा कि प्लेटफॉर्म पीछे जा रहा है। हुआ क्या था? ट्रेन आगे बढ़ गया था, करेक्ट। इसका उस टाइम पे हम लोग प्लेटफॉर्म के देख रहे थे, तो मेरा खुद का मोशन ऑब्जर्व नहीं हुआ, तो मैं जिस फ्रेम में था मैं उसके रेस्पेक्ट में अपने आप को रेस्ट में माना। तो जो नहीं मूव कर रहा था एक्चुअली वो मूव करेगा, करेक्ट। तो एक्चुअल में कोई ऑब्जर्वर किसी को ऑब्जर्व कर रहा है, ऑब्जर्व तो पार्टिकल को ही करेगा, राइट। तो उस ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में उस पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर आर वेक्टर जब तक चेंज नहीं होगा तब तक क्या उसका मोशन ऑब्जर्व होगा? क्योंकि चेंज इन पोजीशन वेक्टर विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, यही तो वेलोसिटी है, राइट। दैट्स वाई जहाँ से हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं उस पॉइंट के रेस्पेक्ट में पोजीशन वेक्टर अगर चेंज नहीं हो रहा है मतलब वो रेस्ट में है, बट अगर पोजीशन वेक्टर चेंज हो रहा है मतलब वो मोशन में है। इज इट राइट? तो एक्चुअल में ये जो दो पॉइंट अगर हम लोग लिए, जस्ट मैं समझा रहा हूँ कि व्हाट द इंपॉर्टेंस ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो ये मेरा दोनों पॉइंट ग्राउंड का था, कोई नदी के कोई वाटर में कोई एक पॉइंट नहीं मान लिए थे, तो ग्राउंड पे था, तो मेरा डिस्प्लेसमेंट तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में है, हाँ या ना। तो अगर हम लोग ए और बी के रेस्पेक्ट में अगर प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, इसमें क्या प्रॉब्लम आएगा? पता है टाइम ऑफ क्रॉसिंग ऑफ रिवर, ये आता है कि टाइम ऑफ क्रॉसिंग ऑफ, या समटाइम्स ऐसा होता है। अच्छा अभी आप लोग को पढ़ाया नहीं है, जस्ट कॉमन सेंस का क्वेश्चन। मान लेते हैं कि किसी को यहाँ से डायरेक्टली यहाँ जाना है, राइट, यहाँ से डायरेक्टली, और रिवर का फ्लो, ये वाटर का फ्लो ऐसे है, और स्विमर बिल्कुल ऐसे जंप लगा दिया, करेक्ट, और सोच रहा है कि जस्ट ऐसे ही परपेंडिकुलरली ऐसे स्विम करते हुए जाते रहेंगे। वो तो बेचारा नदी में है गोगल्स लगा के, राइट। वो सोच रहा है कि मैं यहाँ पे पहुँच जाऊँगा, पहुँच कहाँ जाएगा? यहाँ। ऐसा क्यों होगा? होगा या नहीं होगा? क्यों? सर पानी उसको धक्का देते रहेगा, राइट, और जाना था बी पे, पहुँच कहाँ जाएगा? सी पे। तो उसको कैसे छलांग लगाना था, स्विम कैसे करना था? थोड़ा ऐसे करके, राइट।
दैट्स वाई कि यहाँ का टारगेट रख ऐसे एक अप्रोक्सीमेट उसको आइडिया रहता है। तो देखिए फेरी जो चलाते हैं वो फिजिक्स नहीं जानते, बट उनको आइडिया प्रैक्टिकल आइडिया रहता है कि वो रिवर का फ्लो के अकॉर्डिंग ऐसे लेके चलते हैं और अपना स्टीयरिंग को घुमाते रहते हैं और यहाँ पहुँच जाएंगे। जाना यहाँ रहेगा डायरेक्टली, यहाँ से डायरेक्टली इस पॉइंट पे, तो डायरेक्टली फेरी को ऐसे नहीं रखेंगे, कैसे रखेंगे, इस डायरेक्शन में जाता है तब जाकर यहाँ पहुँचेंगे। करेक्ट। दैट्स वाई इस टाइप का प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सारा वेलोसिटी बोट, मान लेते मेरे पास स्विमर या बोट दोनों में से कोई है और ए और बी मैंने पॉइंट सेलेक्ट कर लिया, तो उसका वेलोसिटी रिवर के रेस्पेक्ट में सोचेंगे या ग्राउंड के रेस्पेक्ट में? ग्राउंड के रेस्पेक्ट में लेंगे, क्योंकि मैंने डिस्प्लेसमेंट किसके रेस्पेक्ट में लिया, तो जिसके रेस्पेक्ट में डिस्प्लेसमेंट उसी के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी और उसी के रेस्पेक्ट में व्हाट, एक्सेलरेशन। तभी आंसर सही आएगा, अदरवाइज आंसर सही नहीं आएगा। करेक्ट ना। जिस फ्रेम में रहकर काम करेंगे तो जिस फ्रेम के रेस्पेक्ट में डिस्प्लेसमेंट लेते हैं उसी फ्रेम के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी लेते हैं और उसी फ्रेम के रेस्पेक्ट में क्या लेंगे, एक्सेलरेशन रहेगा। इट राइट? ओके। ऐसा बिल्कुल नहीं कि वेलोसिटी ऑब्जर्व कर रहे हैं ट्रेन में बैठ के और डिस्प्लेसमेंट ले रहे हैं ग्राउंड का, तो आंसर नहीं आएगा। करेक्ट। यहाँ देखिए ये मेरा कोई फ्रेम है, कोऑर्डिनेट सिस्टम मान रहे हैं, तो कोऑर्डिनेट सिस्टम मानने का मतलब मैंने एक अपना घर बनाया फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जिसमें ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस और ये पॉइंट है ए, इसको क्या पढ़िएगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। करेक्ट ना। अब पोजीशन वेक्टर ऑफ ए और ए के बाद मैंने कुछ नहीं बोला, इसका मतलब मैं कहाँ पे रहकर ए का पोजीशन बता रहा हूँ, बोलिए, ऑरिजिन पे रहकर। राइट। और ए पॉइंट है बी, तो इसको क्या पढ़ेंगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू व्हाट, ऑरिजिन। और ए क्या रहेगा, मेरे पास दो पार्टिकल है, पार्टिकल ए और पार्टिकल बी। ए का पोजीशन वेक्टर किसके रेस्पेक्ट में था, तो इसको क्या बोलेंगे, वेलोसिटी वेक्टर ऑफ ए। बट वो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू व्हाट, जिस पॉइंट के रेस्पेक्ट में, जिस फ्रेम के रेस्पेक्ट में आपने पोजीशन वेक्टर लिया और उस पोजीशन वेक्टर को आप टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो जो वेलोसिटी वेक्टर जिस फ्रेम के रेस्पेक्ट में, जिस फ्रेम का पोजीशन वेक्टर रहेगा, जिस फ्रेम के रेस्पेक्ट में पोजीशन वेक्टर रहेगा, उस पोजीशन वेक्टर को अगर टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो जो वेलोसिटी वेक्टर मिलेगा उसी फ्रेम के रेस्पेक्ट में मिलेगा। राइट। इसका मतलब ये जो वी है वो है वेलोसिटी वेक्टर ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू फ्रेम व्हाट, एस। फ्रेम एस का मतलब इस कोऑर्डिनेट सिस्टम के रेस्पेक्ट में, कौन सा कोऑर्डिनेट सिस्टम के रेस्पेक्ट में, इस कोऑर्डिनेट सिस्टम के रेस्पेक्ट का वेलोसिटी रहेगा। इज इट राइट? तो क्या इसको हम लोग ऐसे पढ़ सकते हैं, वी ए वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू एस। जिस फ्रेम में रहकर मैंने पोजीशन वेक्टर ऑब्जर्व किया, तो मैंने उस फ्रेम का नाम क्या दे दिया था, एस। जो कोऑर्डिनेट सिस्टम मानते हैं ना उसी को मैं एस नाम देता हूं, फ्रेम एस। राइट। वैसे ही बी का जो पोजीशन वेक्टर आपने ऑब्जर्व किया था आर बी, वो क्या था आपका, इस फ्रेम के रेस्पेक्ट में पोजीशन वेक्टर था। ओरिजिन इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ दिस फ्रेम। ओरिजिन भी किसका फ्रेम है, एक्स एक्स का वाई एक्सिस का इंटरसेक्शन, मतलब इस फ्रेम का ही तो पार्ट है। मान लेते हैं मैं यहाँ पे रहकर चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहा हूँ। करेक्ट। तो इसको अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या बोलेंगे, वेलोसिटी ऑफ बी, बट यहाँ पे कुछ लगाते नहीं है, बट किसी भी पार्टिकल का एब्सोल्यूट वेलोसिटी होगा क्या, या वेलोसिटी किसी के रेस्पेक्ट में रहेगा। जैसे हम लोग बोलते हैं स्पीड ऑफ कार, तो डिफॉल्ट में विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, विथ रेस्पेक्ट टू व्हाट, ग्राउंड। तो ये जो मिला है वो क्या मिला है, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू एस मिला है। ओके स्टूडेंट,
इसको कौन सा पोजीशन वेक्टर पढ़ेंगे? वेक्टर में सिखाया था आप लोग को। कहाँ पे हेड है, कहाँ पे टेल है? बी पे हेड है, मतलब बी का पोजीशन बता रहे हैं, और कहाँ पे टेल है? तो इसको पढ़ेंगे क्या? पोजीशन वेक्टर ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए। इसका मतलब, इस एरो का मतलब है कि उस टाइम पे हम लोग कहाँ पे हैं? ओरिजिन पे हैं या ए पे हैं? ए पे हैं, राइट। ये मेरा कोई कार भी हो सकता है, ठीक है। तो इसका मतलब बी का पोजीशन जब बता रहे हैं, इस एरो का मतलब हुआ कि पोजीशन ऑफ बी, तो बी का पोजीशन बता रहे हैं, बट मैं कहाँ पे हूँ? ए पे हूँ। कहाँ पे हूँ? ए पे हूँ। तो इसको पढ़ते हैं पोजीशन ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए। क्या इस ट्रायंगल में ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन लगा सकते हैं? और इस ट्रायंगल में कौन सा दो वेक्टर एक ऑर्डर में है? ए वेक्टर और एक वेक्टर ऑर्डर में है, और ये क्या है? रिवर्स ऑर्डर। तो अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन, वेक्टर में पढ़ाए थे, इन कौन से वेक्टर का रिजल्टेंट कौन सा वेक्टर है? इस वेक्टर और इस वेक्टर का रिजल्टेंट कौन है? ए है। यस, फ्रॉम ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन क्या रहेगा बोलिए तो? आर ए प्लस आर बी ए इक्वल टू व्हाट? आर बी। वेरी गुड। देन आर बी ए इक्वल टू आर बी माइनस आर ए। अरे पता नहीं कि इसके अंदर यहाँ पे एक चीज़ छुपा हुआ है जो नहीं लिखते हैं। क्या? एस। ओरिजिन या फ्रेम एस, ओरिजिन या फ्रेम एस। यहाँ पे एक चीज़ हिडन है जो नहीं लिखे हैं। क्या है? वो माइंड में चलना चाहिए कि वो है क्या। लेकिन ओरिजिन, या उस ओरिजिन का नाम आप आज के बाद फ्रेम एस भी बोल सकते हैं, ठीक है। मैंने एक नाम दे दिया। ओके एवरीवन, तो यहाँ तक लिखने में किसी को प्रॉब्लम नहीं है। इक्वेशन फर्स्ट को टाइम के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करें। डू इट फास्ट। डिफ्रेंशिएट इक्वेशन फर्स्ट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। इसको अब क्या लिखिए, पढ़िएगा। ये है वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए। क्या ये एस के रेस्पेक्ट का वेलोसिटी है, या ये है वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए? वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए इक्वल टू व्हाट? वी बी माइनस वी ए। आप लोगों को कोई प्रॉब्लम? इसी को मैं ऐसे लिखूं तो जनरली प्रॉब्लम सॉल्विंग करने के टाइम पे हम लोग को माइंड में रहेगा कि बी जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ बी है, वो किसके रेस्पेक्ट में है? जो मेरे कोऑर्डिनेट सिस्टम के रेस्पेक्ट में है। उस कोऑर्डिनेट सिस्टम का मैंने नाम क्या दे दिया? फ्रेम एस, राइट। बट यहाँ देखिए, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे मेरा पार्टिकल ए और पार्टिकल बी
दो अलग अलग फ्रेम में है या सेम फ्रेम में है? इंडिविजुअली दोनों सेम फ्रेम में था। समटाइम ऐसा भी तो हो सकता है, गाड़ी के ऊपर गाड़ी हो सकता है भाई। बड़ा बड़ा शिप है, शिप कहाँ पे चल रहा है? रिवर, ओशन, राइट। और उसमें ओशन का भी तो फ्लो रहता है, पानी भी फ्लो कर रहा है, राइट। उसके ऊपर शिप फ्लो कर रहा है, उसके ऊपर फाइटर प्लेन भी लैंड कर रहा है। इसका मतलब इस टाइप का सिचुएशन हो सकता है। तो ये है ए, ये है बी, ये है सी, और मान लेते हैं कि ए इधर जा रहा है, ये है मेरा रोड, राइट। तो जो सबसे बड़ा वाला गाड़ी है वो जा रहा है टुवर्ड्स राइट, और जो गाड़ी बी है वो जा रहा है टुवर्ड्स लेफ्ट, ये जा रहा है टुवर्ड्स राइट। सब अपना अपना वेलोसिटी से। मान लेते हैं 20 मीटर पर सेकंड से, ये 30 मीटर पर सेकंड से, ये इस पे मान लेते हैं। अब ये नहीं बोलना कि सर ज़्यादा स्पीड रहेगा तो ब्रेक करके आगे बढ़ जाएगा, मतलब हाइपोथेटिकल सिचुएशन, राइट, रैंडम कुछ भी। अब तब पूछेंगे फाइंड द वेलोसिटी ऑफ सी विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ सी विथ रेस्पेक्ट टू, इसको ड्रॉ नहीं करना है। फाइंड किसका वेलोसिटी, किसके रेस्पेक्ट में? तो बोलिए ग्राउंड और सी के बीच में बाकी दो फ्रेम इन्वॉल्व हो गया, नहीं? क्या डायरेक्टली ग्राउंड पे है? नहीं है। तो इसके बीच में दो फ्रेम कौन सा है? ए और बी है। कौन है? ए और बी। तब उस टाइम पे निकालने के लिए हम लोग एक अलग फार्मूला डेवलप करेंगे। बट यहाँ पे जितना भी एक साथ है, क्या ये सब सेम फ्रेम में है? क्या ऑल सबका सब क्या ग्राउंड पे है? यहाँ पे ए बी सी का तीनों का फ्रेम क्या ग्राउंड है, कॉमन फ्रेम है? नहीं है, राइट। तो उस टाइम पे एक अलग फार्मूला आपको देंगे। बट यहाँ पे जो मेरे डायग्राम में था, पार्टिकल ए और बी डिफरेंट फ्रेम में था या सेम फ्रेम? बट यहाँ पे आपका कार ए ग्राउंड पे है, राइट। तो उसके लिए फ्रेम क्या है भाई? आप जहाँ पे रहेंगे वही तो मेरा फ्रेम है। हम लोग धरती पे हैं तो मेरा धरती ही फ्रेम है, राइट, करेक्ट। वैसे ही ए डायरेक्टली कहाँ पे, किस पे चल रहा था? ग्राउंड पे। तो उसके लिए फ्रेम क्या है? अब बी किस पे चल रहा था? तो उस पर फ्रेम क्या है? ए। अब सी कहाँ चल रहा था? तो उसका फ्रेम क्या था? तब इसका मतलब है कि सबका अलग अलग फ्रेम था, राइट, कॉमन फ्रेम नहीं था। बट मैंने जो अभी डायग्राम, जहाँ से थ्योरी मैंने एकदम बिल्कुल ईजीएस्ट जो थ्योरी स्टार्ट किया, उसमें मेरा दो पार्टिकल है, दोनों पार्टिकल का फ्रेम ऑफ रेफरेंस अलग अलग था या सेम फ्रेम है? सेम फ्रेम है। लेट अस सपोज ए और बी दो कार है और दोनों रोड पे चल रहा है, कॉमन, राइट, अर्थ पे। तो दोनों के डिफरेंट फ्रेम है या सेम फ्रेम, कॉमन फ्रेम रहेगा। एक तो डायग्राम ही हो गया। दूसरा डायग्राम ऐसा भी तो हो सकता है कि दो कार है, ए भी ग्राउंड पे और कार बी भी ग्राउंड पे, राइट। तो ए और बी का फ्रेम इंडिविजुअल फ्रेम वन बाय वन अगर ऑब्जर्व करते हैं तो डिफरेंट फ्रेम है, कॉमन फ्रेम, दैट इज रोड, राइट। बट उस केस में तीनों कार का अलग अलग फ्रेम है। तो सिचुएशन ऐसा भी हो सकता है, करेक्ट, ऐसा भी हो सकता है और वैसा भी हो सकता है। इसमें ए और बी का कॉमन फ्रेम ऑफ रेफरेंस सेम ही फ्रेम में है, तब हम लोग ए का बी के रेस्पेक्ट में या बी का ए के रेस्पेक्ट में बात करेंगे। और सिचुएशन ऐसा भी हो सकता है, तब भी हम लोग ए का बी के रेस्पेक्ट में या बी का सी के रेस्पेक्ट में बात कर सकते हैं। तो इस टाइप का प्रॉब्लम बनाने के लिए थोड़ा सा मैं इसी फार्मूला से एक अलग फार्मूला डेवलप करूँगा, ठीक है। ओके एवरीवन, यहाँ तक तो समझ में आ गया है, बॉक्स में रखते रहिएगा, ठीक है। अच्छा, इसको अगेन आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं टाइम के रेस्पेक्ट में।
तो वेलोसिटी को अगेन डिफ्रेंशिएट करते हैं तो क्या मिलता है? एक्सेलरेशन। इसे क्या लिखेंगे? एक्सेलरेशन ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी इक्वल टू व्हाट? एक्सेलरेशन ऑफ ए और माइनस एक्सेलरेशन ऑफ बी। ठीक है ना? ओ सॉरी सॉरी, लिखेंगे ऐसे, लेकिन माइंड में ये भी चलना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम लोग सिर्फ एक्सेलरेशन ऑफ बी बोल रहे हैं। वो बी का एक्सेलरेशन, ए बी क्या है? एक्सेलरेशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू फ्रेम एस। ठीक है? ओके एवरीवन, यहाँ तक तो ऑब्जर्व कर लिए। तो आपने क्या लिखा सर? वी बी माइनस वी ए, इज इट राइट? ये लिखे ना, वी माइनस। अगर ए पूछते तो क्या बोलते? वेरी गुड, वी ए माइनस वी वी। तो इसमें और इसमें क्या रिलेशन? क्या ए वैल्यू, ए वेक्टर और ए वेक्टर सेम वेक्टर है या डिफरेंट वेक्टर है? क्यों डिफरेंट है सर? मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा पक्का, राइट? बट दोनों के बीच में, तो इसमें क्या से मल्टीप्लाई कर दे कि ये बन जाएगा? सर इसमें अगर माइनस से मल्टीप्लाई करेगा तो यहाँ पे आ जाएगा, राइट? ये रिलेशन है। ओके, यहाँ देखिए स्टूडेंट, इसको क्या पढ़ी तो क्या लिखेंगे? वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू एस, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू एस। अब इसमें बहुत सिंपल सा एग्जांपल मान लेते हैं कि ट्रेन में बैठे हुए हैं, राइट? और तब आपसे पूछा गया वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विथ रेस्पेक्ट टू ट्रेन, वेलोसिटी ऑफ, तो किसके रेस्पेक्ट में किसका वेलोसिटी? ट्रेन में रहकर वेलोसिटी ऑफ ट्रेन ग्राउंड विथ रेस्पेक्ट टू, या वेलोसिटी ऑफ प्लेटफॉर्म विथ रेस्पेक्ट टू ट्रेन। तो हम लोग कहाँ बैठे हुए हैं? तो भाई जिसके रेस्पेक्ट में निकाला जाता है, आज के बाद अगर कभी भी बोला जाता है, अगर एक शॉर्टकट ट्रिक दे रहा हूँ, वेलोसिटी ऑफ, इसको पढ़ने का तरीका, वेलोसिटी ऑफ ए व्हाट विथ रेस्पेक्ट टू बी, इसका मतलब कितना पार्टिकल? 2 पार्टिकल, करेक्ट? तो रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट लगाकर 2 पार्टिकल को सिंगल पार्टिकल मोशन बना दिया जाता है। 2 पार्टिकल मोशन बिकम्स व्हाट? तो कॉन्सेप्ट यह है कि जिसके रेस्पेक्ट में निकालते हैं
इसका मतलब ऑब्जर्वर उसी फ्रेम में बैठा हुआ है। वेलोसिटी ऑफ ए का वेलोसिटी देख रहे हैं कहाँ पे रखकर, तो जहाँ पे रख के देखते हैं उसके रेस्पेक्ट में खुद को रेस्ट में मान लेना चाहिए। इसे मानना चाहिए। इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी बोलने का मतलब बी को पकड़ के क्या कर देना है, रेस्ट में कर देना है। करेक्ट। इसका मतलब यहाँ पे कहाँ हम लोग कहाँ पे है, ऑब्जर्वर कहाँ पे है, बी में, और देख किसको रहा है, ए को, तो उसको खुद का वेलोसिटी नजर आएगा, तो एक उसको सिर्फ किसका वेलोसिटी नजर आएगा, बट ए का जो वेलोसिटी नजर आएगा वो ग्राउंड का वेलोसिटी रहेगा या बी से जो ऑब्जर्व कर रहा है वो नजर आएगा। यस, समटाइम्स आप देखते हैं, मान लेते हैं कि ऐसा होता है ना कि दो फ्रेंड साइकिलिंग कर रहे हैं पैरेलली, एक दूसरे को देख रहे हैं तो एक दूसरे के रेस्पेक्ट में रेस्ट में, बट रोड देखेंगे तो कभी कभी होता है ना आराम से सुबह निकले हुए बात करते हुए जा रहे हैं, तो जब एक दूसरे के रेस्पेक्ट में क्या है, रेस्ट में है। अगर सेम डायरेक्शन में सेम स्पीड से जा रहा है तो राइट, लेकिन रोड को देखेगा तो तब उसको मोशन ऑब्जर्व होगा। इसका मतलब ये हुआ कि जिसके तो यहाँ पे मान लेते हैं आज का क्लास जस्ट इंट्रोडक्शन, फार्मूला तक हुई हूँ, इसमें बहुत काम करना पड़ेगा क्योंकि दोबारा आपको रिलेटिव वेलोसिटी पढ़ाऊंगा नहीं। ये अगर 10 मीटर पर सेकेंड से रोड पे जा रहा है और सेम रोड पे दूसरा कोई कार है, इसको सॉल्व नहीं करना है, अरे 15 मीटर पर सेकेंड से राइट। देखिए कभी कभी आगे के कार में कोई बच्चा बैठा हुआ है, पीछे कार को देखते रहता है, पीछे कार में उसका फ्रेंड बैठा हुआ है, तो यहाँ जो बैठ कर यहाँ से जो बैठा हुआ ये बी है इसका, इसमें जो बैठ कर जो भी किड है उस कार को देखेगा तो उसको एक कार आगे आते हुए नज़र आएगा या पीछे जाते हुए, भाई ये आगे निकलते रहेगा ना, इसका स्पीड ज़्यादा है, तो जब ये इसको देखते रहेगा देखेगा तो क्या नज़र आएगा, इसको ये आगे ना, इवन इफ की रोड के जा रहा है सेम डायरेक्शन में, बट यहाँ बैठा हुआ बच्चा क्या नजर आएगा, वो पीछे भाग रहा है राइट वजह। लेकिन एक्चुअल में ग्राउंड के रेस्पेक्ट में बोथ आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में इसका स्पीड कितना है 10 मीटर पर सेकेंड टुवार्ड्स राइट, और ग्राउंड के रेस्पेक्ट में इसका कितना 15 मीटर पर सेकेंड टुवार्ड्स राइट। लेकिन जब बी में बैठकर इसको देखेंगे तब इसका वेलोसिटी कितना नजर आएगा 5 मीटर पर सेकेंड टुवार्ड्स लेफ्ट वजह। जहाँ पे हम लोग ऑब्जर्व कर रहे थे, तो जैसे ही वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी, तो उस टाइम पे माइंड में रहना चाहिए क्या है कि बी कम्स इनटू रेस्ट, बी कम्स इनटू व्हाट, रेस्ट। मतलब दो पार्टिकल के मोशन को बिकम्स व्हाट, ए और बी यहाँ पे रह कर देखेंगे तो फिर दो कार है, पर सिर्फ मुझे एक कार का मोशन को नज़र आएगा, क्योंकि खुद को क्या नज़र आएगा, रेस्ट में राइट। जिसके रेस्पेक्ट में निकालते हैं उसका ट्रिक है कि दो पार्टिकल रिलेटिव वेलोसिटी में, और दो पार्टिकल का एक दूसरे के रेस्पेक्ट में काम कर रहे हैं, तो जिसके रेस्पेक्ट में करते हैं उसको माइंड में रखिए कि वो कम्स इनटू व्हाट, रेस्ट में आ गया है, ठीक है। और सिर्फ किसका मोशन है, ए का, बट उसका किसके रेस्पेक्ट में, जिसके रेस्पेक्ट में आप जहाँ पे रहकर आप सोच रहे हैं। तो कहाँ पे आप रह कर सोच रहे हैं वो कैसे पता चलेगा, इस लैंग्वेज से पढ़ेंगे कैसे, वेलोसिटी ऑफ ए कहाँ पे रहकर, बी में रहकर, करेक्ट। तो आज का और ए रेशन को ध्यान से देख लीजिएगा, इसमें किस क्या रहेगा इक्वल करने के लिए माइनस, इसका हम लोग नेक्स्ट क्लास में यूज करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू।